स्वागत है आपका आपके अपने कानपुर के शो जिसका नाम है बड़े बड़े लोग विद अमित चौरसिया। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको कानपुर की जनता अपना बेटा, अपना भाई और अपना साथी मानती है, जिनकी आंदोलनों की आवाज़ कानपुर से लखनऊ तक जाती है। जी हाँ, दिल से स्वागत कीजिए कानपुर की आर्य नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी का। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है। कानपुर वालों, बड़े बड़े लोग आ गए हैं तो वार्तालाप शुरू करते हैं। सर, एक छात्र नेता से विधानसभा तक का जो रास्ता था, सर इसमें रास्ते में कई ग्रीन लाइट, रेड लाइट, गड्ढे और कई अच्छी सड़कें मिली होंगी, तो सर ये सफर कैसा रहा, कैसा तय किया आपने? ये बात तो छात्र नेता बनने से भी पहले की है, क्योंकि राजनीतिक मेरा बैकग्राउंड नहीं है। मेरे परिवार में किसी ने राजनीति नहीं करी। मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे, मेरी मदर प्रोफेसर थी। मेरे परिवार का बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं था, ना ही बिजनेस का था, लेकिन वो कुछ शौक, कुछ मुकद्दर और कुछ ईश्वर का दिखाया वो रास्ता वो अपने आप बनता चला जाता है। छात्र राजनीति में प्रवेश हो गया, तत्कालिक कुछ आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों में भागीदारी करी तो छात्र राजनीति प्रवेश हो गया। और जब छात्र राजनीति प्रवेश हो गया तो एक शौक तो बन ही गया। हम कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, अपने साथियों को सहयोग मिलता गया और धीरे धीरे करके लाइन बनती चली गई। ये जरूर है, जैसे आपने कहा कि रुकावटें भी आती हैं। कभी हमको तो पार्टी ने मौका दिया, हम चुनाव हारे, कभी टिकट नहीं मिली सही मौके पर, लेकिन जब मुकद्दर में लिखा होता है तो अपने आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। अगर इसको मैं ऐसे सबब कर दूं कि एक किसी फिल्म का डायलॉग था, जब किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने की कोशिश करती है। इसी तरीके से शायद कायनात ने हमको इस रास्ते पर खड़ा कर दिया। आज हम जन सेवा की राजनीति में हैं और जब विधि बनने का मौका मिला है तो वो सब ईश्वर की कृपा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सर, जब एक छात्र नेता का जीवन रहा तो सर कभी कुछ एक यादगार किस्सा अगर हो समय का, जैसे कहते हैं कि कहीं वो थे फलाने को कूट दिए, कहीं बस बड़ा परेशान करे थे, ऐसे किस्से तो छात्र राजनीति में होते रहते थे, तो कोई ऐसा आंदोलन या कुछ ऐसा किस्सा कुछ रहा जो आपकी यादों में आज भी बसा हो? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे घटनाएं तो बहुत हैं, क्योंकि छोटी बड़ी घटनाएं तो अनेक हैं, अच्छी बुरी, कुछ हंसने वाली। लेकिन अगर गंभीर बात करें तो दो मौके बड़े निर्णायक रहे छात्र राजनीति समय। एक वो जब मैं पहला चुनाव में हार गया था, और जब मैं चुनाव हारने के बाद जब मैंने देखा कि जो लोग मुझे बड़ी ताकत से चुनाव ला रहे थे वो जीतने वाले के साथ में ढोल की थाप पर नाच रहे थे, तो जिंदगी विश्वास मानो कि पहला बड़ा चैप्टर उस दिन सीखा राजनीति का, जब देखा कि अपने साथ के लोग दूसरे के खेमे में नाच रहे थे। दूसरा एक इमोशनल पहलू था। मेरे एक मित्र नीरज सिंह मेरे सहयोगी हैं छात्र राजनीति के समय से। एक बार जब दूसरा चुनाव, पहला चुनाव में हार गया था 92 में, 93 में दूसरा चुनाव लड़ रहा था पीपीएन कॉलेज से, तो तत्कालिक प्रिंसिपल ने उनको, वो चूँकि वो काशी से पढ़ते थे मेरे मित्र, मैं पीपीएन कॉलेज में पढ़ता था, हम लोग कन्वेंसिंग कर रहे थे, इलेक्शन का माहौल था, तो उनको उन्होंने पकड़ लिया आउटसाइडर के नाम पर और सीआरपीएफ के हवाले कर दिया। अब हम लोगों का बाल मन, हम लोग समझ नहीं पाए इसकी गंभीरता क्या है मुकदमा के। बस मेरे मन में तो एक ही बात आई कि मेरा प्यारा मित्र उसको सीआरपीएफ के हवाले कर दिया। हम कुछ डर गए, कुछ गुस्सा हो गए। उस डर और गुस्से मैंने अनेक बार रिक्वेस्ट करी तत्कालिक प्रिंसिपल महोदय से, यानी टीचरों से जिनको मैं जानता था, किसी ने अच्छा व्यवहार ही नहीं किया। तो उस गुस्से और डर की मिली जुली प्रतिक्रिया में मैंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, और नारे लगाते लगाते कुछ देर में माहौल इतना बदल गया कि पूरे कॉलेज का छात्र मेरे पीछे खड़ा होकर नारे लगा रहा था और वो मुर्दाबाद हो रही थी, और कॉलेज प्रशासन बिल्कुल घुटनों पर था, मुझे समझाने और मनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो राजनीति का दूसरा चैप्टर, जब मैंने ये सीखा कि कैसे आवाज़ बुलंद करके अपनी बात को मनवाया सकता है, और उल्टा हो गया। अब वो कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन मुझको मनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं मान जाऊँ कैसे भी, और मैं नहीं मान रहा था। तो वो जो सिखाने की जो तरीका था, दूसरा तरीका ये रहा। और एक और घटना याद आती है कि एक बार हम लोग कुछ छात्रों की मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत थे, और तब के प्रचार बात नहीं मान रहे थे, तो मेरे एक साथी के उकसाने पे, हालांकि उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में है, पर वो मुझे याद है, उसके उकसाने पर मैं जाके प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ गया था, और वो सारे आदेश मैंने अपने आप कर दिए थे कागज़ पर कि ये आदेश किए जाते हैं। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो आंदोलनात्मक हैं, जिसने आंदोलन की प्रेरणा दी और छात्र राजनीति में अच्छा मुकाम दिया, इनसे हम चर्चा में भी आए और उससे आगे बढ़े। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं छात्र राजनीति की। सर, कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए। सर, जब आप संघर्ष के समय में थे तो कोई ऐसा होता है कि फैमिली में जो एक कुछ ना सोच के वो सपोर्ट करता ही रहता है, किसके आप सबसे ज़्यादा करीब थे?
देखिए, मेरा सहयोगी तो मेरी माँ है। हमेशा चाहे उन्होंने ये समझाओ कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मान लो उनको लगा कि राजनीति अच्छा रास्ता नहीं है, उन्होंने हमको समझाने की कोशिश भी करी कि मत जाओ, लेकिन अगर मैंने निर्णय किया कि मैं जाऊँगा तो उन्होंने मेरा सहयोग किया। जब कॉलेज के इलेक्शन मुझे याद आते हैं, तो जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे नॉमिनेशन में उस समय लंच पैकेट खरीदने का पैसा हम लोग पास नहीं हुआ करता था कि हम लोग किसी होटल से लंच पैकेट ले लें या बाहर खाना खिला पाए, इतना पैसा नहीं था हम लोग पास। तो मुझे याद है मेरी माँ पूरी सब्जी बना करके दिया करती थी। तो सर ऐसे सर जब भीड़ में हम चलते हैं तो सर धक्के बड़े लगते हैं, कहीं ना कहीं उठाने को हाथ भी मिलते हैं और देने को धक्के भी। तो सर जो आपका वो समय रहा, कोई ऐसे दोस्त रहे हो जिनका नाम अगर आप बताना चाहें कि कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा सपोर्ट करा? मैंने अभी एक नाम लिया, नीरज सिंह का। ये कॉलेज के समय मुझे याद है सन 90 से और आज तक हमारे साथ हैं लगातार, और ऐसे मिलते गए बहुत लोग और साथ में हैं। जब मिल गए तो साथ हैं, कुछ छोड़ गए और कुछ हैं, लेकिन ये चूँकि मेरे साथ लगातार कॉलेज के इलेक्शन से लेकर आज तक एक साथी है जो मेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा है। आपने इमोशनल सवाल पूछ दिए कुछ, तो हम लोग संघर्ष के लोग इमोशनल सवालों के आदी नहीं है। आपने कुछ इमोशनल सवाल पूछ दिए, शायद हम उस तरीके से जवाब नहीं दे पाए उसका। सर वो लोग भले छूट जाते हैं पर यादें तो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। नहीं, देखिए राजनीति ऐसा रास्ता है जिसपे आप अकेले चल ही नहीं सकते, आपको लगातार साथ चाहिए। लेकिन वो ये भी सही है कि शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बढ़ता गया, तो वो भी सही है। लेकिन सहयोगी चाहिए। पर्दे के पीछे अगर मेरा जो भाई है परिमल, उसका भारी योगदान होता है। आर्थिक व्यवस्थाएं, मेरा व्यापार तो वही देखता है, तो आर्थिक व्यवस्था वो करता है। जब इलेक्शन में होता हूँ तो सारा मैनेजमेंट पर्दे के पीछे का जो है IT सेक्टर से लेकर के लोगों को जोड़ने का, अभी तो जैसे 4 साल तो व्यापार करता है, लेकिन जब इलेक्शन टाइम आता है तो वो पूरा जो पीछे बैक एंड का जो मैनेजमेंट है वो संभाल लेता है, और उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी सहयोगी तो चूँकि ईश्वर की ऐसी कृपा है कि टीम वर्क के मामले में हमको अलग से कुछ प्राप्त है कृपा। बहुत अच्छी टीम मेरे पास है जिसमें एक टीम वर्क ही तो इंसान को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल, और ये आपके साथ बहुत ही ईश्वर की कृपा है कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, जो लोगों से लगातार मिलती रहती है, लोगों का सहयोग करती रहती है। सर कानपुर की जनता का एक सवाल था कि उनके विधायक अमिताभ वाजपेयी जी बड़े क्रिएटिव आंदोलन करते हैं, तो कहीं पेड़ पे कफन चढ़ाना, कहीं सिलेंडर की अर्थी बनाना, कहीं CMO साहब के नगाड़े बजाना। तो सर ये कानपुर की जनता पूछ रही थी कि ये क्रिएटिव आइडिया आते कहाँ से जो आंदोलन को बिल्कुल अलग रूप दे देते हैं? मैं जिस काम पर हूँ उस काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो अपने आप जब वही सोचता हूँ वही विचारता हूँ तो उसमें आइडिया आता है। मैं थोड़ा आंदोलन को मैं सीधा सपाट रखने के बजाय कुछ एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसलिए करना चाहता हूँ, वो जल्दी हिट करता है, वो जल्दी लोगों तक। मैं अगर धरने पर बैठा हूँ और हर समय एक ही जैसा पोज है, मैं धरने बैठा हूँ, इशू भले अलग हो, आप कैसे जानोगे कि इस बार के धरने का इशू क्या था? तो उसको क्रिएट करके कोई ऐसा ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके अधिकारियों के मन में, शासन सरकार के मन में और जनता के मन में एक छाप छोड़ने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप आसानी से समझ जाओ कि आखिर हम किस मर्म को, किस दर्द को उठाना चाहते हैं। सर इसीलिए जनता कहती है आपको क्रिएटिव मानती है कि तो हर कोई अपने काला में क्रिएटिव है। नहीं सर, अभी इंटरव्यू की शैली आपने क्रिएट करी। आंदोलन और भी होते हैं, लोग धरना करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन सर आप बड़ा क्रिएटिव ऐसा आंदोलन करते हैं कि जो लोगों के दिमाग में हिट कर जाता है, वो लोगों के दिमाग में बस जाता है। अलग अलग तरीके जो आंदोलन देखिए, कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, कभी प्रादेशिक मुद्दों पर होगा, कभी क्षेत्रीय मुद्दों पर होगा, कभी जनता के दर्द से जुड़ा होगा, कभी विकास से जुड़ा होगा, तो हर एक का अलग अलग। आपने जैसे जो बातें आपने याद दिला दी, मुझे याद आ गया वो जो पेड़ को कफन बनाने की बात थी, और कुछ नहीं सोचा था। मुझे खबर ये मिली थी कि हेलीपैड बनाने के लिए उन्होंने पूरे पेड़ काट दिए थे। ये घटना खराब थी। मैंने पहले पर्यावरण क्षेत्र में कुछ दिन काम भी किया है, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। तो मैंने चलो मैं वहाँ आता हूँ और कुछ करता हूँ। मैं नहीं सोच पाया तो मैं क्या करता हूँ, और रास्ते में ही मुझे दिखाई दुकान दिख गई कफन की, मैंने कफन खरीद लिया और माला मंगा लिया, अगरबत्ती मंगा ली। अब वहाँ जाके मुझे आ गया कि इनकी तो मौत हो चुकी, तो उनको कफन उड़ा करके मैंने अगरबत्ती जला दी। अब वो आप मीडिया के लोग उसको कहाँ तान दें, और कुछ पल लगे, मुझे लगा कि ऐसा कोई शायद मीडिया चैनल होगा जो वहाँ नहीं पहुँच गया, उसको लाइव नहीं करने लग गया। तो अगर मैंने ऐसे नहीं, मैं केवल गुस्से में नारे लगा रहा होता कि पेड़ काटना बंद करो, तो शायद वो इवेंट नहीं बना होता, लोगों का ध्यान उस पर आकर्षित नहीं हुआ होता, सरकार का ध्यान भी आकर्षित नहीं हुआ होता। इससे क्या लाभ हुआ कि सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ, सरकार ने कार्रवाई करी और उन्होंने उसके बदले में बहुत सारे पौधे लगा करके उसकी भरपाई करने का प्रयास किया, तो अल्टीमेटली मंजिल तक पहुंचे। एक बार मुझे याद है कि पिछले के साल की बरसात की बात है, संतोष शर्मा जी नगर आयुक्त थे और बरसात, पहली बरसात ही, पूरा शहर जलमग्न था। तो मेरा इशू था कि नाले जो उन्होंने जबरदस्ती बंद किए उनको खोला जाए, शहर में पानी ना भरे। तो मुझे रात में मुझे आइडिया है, मैं नाव बनाने वाले के पास पहुंच गया
और मैंने बिल्कुल असली नाव इतनी बड़ी बनवाई 2 फुट की करीब, और उसको ब्लैक पेंट किया, उस पर लिखाया नाकामी गंगे, नमामि गंगे परियोजना के नाम पर नाले बंद किए गए थे, और नीचे लिखवाया कानपुर जल परिवहन सेवा, और वो लेके मैंने नगराध्यक्ष को भेंट कर दी, और उसी दिन सारे नाले खुल गए, सारे नाले खोल दिए गए, जनता को राहत मिल गई। एक बार इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं? जी जी जरूर, क्योंकि बड़े मजेदार और अच्छा छेड़ दिया आपने। एक बार मेरे क्षेत्र में एक जगह थी तलाक महल, वहाँ पानी की लाइन रोज टूटती थी। मैं अधिकारी से कहता था क्या है, क्यों टूटती है? तो उन्होंने कहा साहब इसको वो DI करना है, सीमेंट का पाइप हटा के लोहे का पाइप डालना है। तो मैं कर दे भाई, वो अक्सर करते कहते थे, वो कहते कर देंगे। ये बात करते रहते 1-1.5 साल हो गया। मैंने दिक्कत कहाँ आ रही, बोले पैसा नहीं है। तो मैंने गुस्से में कहा पैसा नहीं तो मैं दे दूँ पैसा, और वो अधिकारी चला गया। उसका फोन आया मेरे पास कि साहब वो मैंने पाइप खरीद लिया है, बिल किसके नाम भरवा दूँ? मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगी। मैंने चलो सोचा, मैंने कितना? बोले 1.5 लाख रुपया। तो मैंने मन में आया जो 1.5 लाख रुपया तुम दे देंगे। फिर मैंने कहा सोचा अगर दे दिया तो ये आगे तक का ही तो सिस्टम बन जाएगा ऐसा ही, और आप घर के पैसे से डेवलपमेंट भी करा नहीं सकते। तो मैंने कहा ऐसा करो बिल बना दो अमिताभ वाजपेयी के नाम और आ जाओ। और मेरे घर बिल लेके आ गया। अब आ गया तो मुझे भरोसा तो नहीं था कि आ जाएगा, पर आ गया तो आ गया। तो मैंने चलो अच्छा ऑफिस चलो और मैं आता हूँ पेमेंट करने। मैं उसका ऑफिस पहुंचा, मैंने निकाल के अपनी चेन निकाली, फिर अपनी अंगूठियाँ निकाली, फिर मैंने पत्नी का मंगलसूत्र जेब से निकाला। हमने साहब ये ले लो लेकिन मेरे क्षेत्र का विकास कर दो। और विश्वास मानिए कि इतना हिट हो गया वो, उस पर लाखों लोगों ने व्यू किया, कमेंट किया, और तब से लेकर आज तक वो डिपार्टमेंट कम ही सही पर मेरे क्षेत्र में काम कर देता है, मेरे कहने में, मेरे दबाव में काम कर देता है। जो CMO वाला इशू है डेंगू वाला जी, मुझे याद है डेंगू था, मैं शासन की मीटिंग में भी था और मुझसे प्रमुख सचिव से मैंने कहा कि डेंगू का ज़्यादा फैलाव हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कोई उपाय करिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि साहब सर्दी आने वाली है, सर्दी में डेंगू अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि ये जिम्मेदार अधिकारी मौसम का इंतजार कर रहे हैं कि डेंगू ठीक हो जाएगा और दवा का छिड़काव नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आगे इनको जगाने की कोशिश करता हूँ। अब जगाने का क्या तरीका है? तो मैंने ढोल निकाला, मैंने खूब ढोल बजाया और उससे जगह 3 दिन के अंदर मेरे पास चिट्ठी आ गई जिसमें उन्होंने पूरे 110 वार्डों में दवा छिड़काव की टीमें बना दी, लिस्ट जारी कर दी, और लिस्ट हमने मीडिया में जारी कर दी और उससे छिड़काव हुआ और 1 हफ्ते में डेंगू कंट्रोल हो गया। तो अगर कभी ऐसा करने से, कुछ चीज़ों को एक्सजरेट करने से, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने से, क्रिएटिव आइडियाज लगाने से अगर इशू डेवलप होता है और लोगों को राहत मिलती है तो मुझे लगता है अच्छा है। जैसे मैं अभी जस्ट आपके पास आने के ठीक पहले मैंने प्रयास किया है कि सिलेंडर के बढ़े हुए दामों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार ने 1 महीने में 2 बार सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, 25 रुपया 4 तारीख को, 50 रुपया 15 तारीख को, जो कि नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दाम बढ़ाने का व्यवस्था महीने की 1 तारीख को है। जो भी रिवाइज करना है प्राइस वो 1 तारीख को करना है, लेकिन उन्होंने किया। तो मैं अभी अपने घर के सामने के सीवर के मेनहोल का ढक्कन हटा के मैंने उसमें पाइप डाल के सिलेंडर भरने का प्रयास किया। मुझे याद है अगर मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा था कि नाले की गैस से पकौड़े बनाए जा सकते हैं, तो मैंने कोशिश किया, शायद वो ठीक कह रहे हूँ, तो मैंने सिलेंडर भरने का प्रयास उससे किया है। तो शायद मुझे उम्मीद है कि नाले की गैस से मैंने प्रयास तो किया पर वो भरा नहीं सिलेंडर। मैंने काफ़ी देर कोशिश करी, सिलेंडर भरा नहीं। इसका मतलब बात या तो उनकी गलत थी, मेरी कोशिश थी कि वो सिलेंडर 800 का हो गया, वो 400 में भर जाएगा नाले की गैस से, पर वो भरा नहीं। तो मैं अपील करूंगा कि मोदी जी से कि शायद वो मेरी बात पर ध्यान देंगे कि नाले की गैस से सिलेंडर नहीं भरा जा सकता और गैस के दाम को कम करने का काम करेंगे। ये तरीका है अपनी बात को पहुँचाने का। सर आज आप काफ़ी यूथ को इंस्पायर करते हैं। सर जब आप युवा थे तो कोई ऐसा होता है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, या कोई ऐसे आइडल होते हैं जो मतलब आप जिनको सोचते हो इनको देख के कि अब हम इनको देख के आगे बढ़ेंगे? दिल तोड़ दिया आपने। बाल सफेद होने से आपने कैसे मान लिया कि युवा नहीं रह गए हम? मेरे तेवर तो देखिए, आप युवा अभी तो 22 साल का नौजवान किस तेवर में बात करे, इस तेवर हम बात करते हैं, तो मेरे तेवर देखिए, बालों सफेदी मत जाइए। हम आज भी युवा हैं और अभी लंबे समय तक युवा रहने का मेरा इरादा है। नहीं सर, मतलब आपका इंस्पिरेशन कौन रहा जब आप आगे बढ़ रहे थे? वो जैसे देखिए, अगर हम सच दिल खोल की बात करें तो हम लोग राजनीति में कुछ नहीं होते, शायद किसी बड़े नेता के पीछे फाइल पकड़ के चल रहे होते, अगर राजनीति में अखिलेश यादव जी का उदय नहीं हो गया होता। तो अगर ये नौजवानों को जो राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस उम्र के MLA और MLC समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया, इस उम्र के MLA MLC नहीं होते हैं सिवा उनके जो किसी नेता के पुत्र हों। किसी MLA MLC का पुत्र तो इतनी उम्र में MLA MLC हो सकता है जिस उम्र के MLA और MLC हमारी पार्टी में है। तो अगर मैं सचमुच किसी युवा को इसका श्रेय देना चाहता हूं तो सिर्फ अखिलेश यादव जी को, जिनकी पारखी नजरों ने हम लोगों को, हमको नहीं, हमारे जैसे अनेक नौजवानों को अलग अलग जगहों पर पहचाना,
मौका दिया, टिकटें दी, सपोर्ट किया, आंदोलन में भागीदारी करने का मौका दिया, संगठनों में काम करने का मौका दिया और हम लोग उससे आगे बढ़े। तो अगर मैं इसको कहूँ, और किसी दल ने भी यूथ को इस प्रकार से टिकटों में भागीदारी और पदों में भागीदारी कभी नहीं दी है। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, आपको यदि कोई नौजवान दिखाई पड़ेगा तो वो किसी न किसी पूर्व नेता का बेटा ही हो सकता है। लेकिन हमारी पार्टी में अखिलेश जी ने ऐसे बहुत सारे नौजवान, 35 साल के लड़के कितने एमएलसी हमारी पार्टी में हैं, नौजवान 40 साल की उम्र के कितने एमएलए हमारी पार्टी में हैं। वो मौका अखिलेश यादव जी ने दिया है। तो अगर किसी नौजवान को मैं ये देना चाहूँ तो अपने नेता अखिलेश यादव देना चाहूँगा कि उन्होंने सही मौके पर हम लोगों को पहचाना, उठाया, संगठन से लेकर क्षेत्र की जनता के बीच में हम लोगों को मौका दिया, इसलिए शायद हम लोग आगे बढ़ सके। सर, लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट रहा जब इंसान को ये लगता है कि यार ये पल यहीं पे थम जाए? मतलब एक कोई मुलाकात होती है या कोई ऐसा पल आता है, जरूरी नहीं वो राजनीति से हो, एक पर्सनल लाइफ में भी कभी एक ऐसी खुशी हुई हो जो ऐसा लगा कि नहीं ये पल यहीं रुक जाता? ये कितना सुनहरा पल है। राजनीति के अलावा कुछ किया ही नहीं पिछले 30 साल में कुछ सोचा ही नहीं, इसके अलावा और कोई चीज़ भाई ही नहीं। तो अब ऐसे कह दूँ मैं, ये पत्नी की तारीफ करने का अच्छा मौका आपने दिया है वैसे। अगर मैं चाहूँ तो इसी मौके पर, इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी पत्नी खुश कर सकता हूँ कि जब मैं अपनी पत्नी से पहली बार मिला तो मुझे लगा कि शायद ये पल यहीं रुक जाए। और ये बात झूठी है, ये सच्ची नहीं है, क्योंकि ये मालूम था कि शादी तो होती है, अच्छे परिवार में अच्छी जगह पर हो गई, ये मुकद्दर है। पर चूंकि सोचा और विचारा तो सिर्फ राजनीति है जीवन में, तो इसलिए और कोई चीज ठहरती नहीं उसकी। पर सर, राजनीति बढ़ाने में मैम का भी सहयोग तो काफी रहा होगा। वो पल, राजनीति का जो निर्णायक पल होता है जब वो काउंटिंग होती है चुनाव के रिजल्ट की, और काउंटिंग के बाद जब आप विजयी मुद्रा में बाहर निकलते हैं, वो पल जब आप यूं करते हैं, वो पल ये कहा जाता है। सब उसी के लिए तो है, सारी मेहनत 5 साल उसी के लिए तो है, जो एक पल के लिए जब यूं करके निकलना है बाहर, बस उसी के लिए सारी मेहनत, जो 5 साल मेहनत करी जाती है, जो आंदोलन किए जाते हैं, जो विकास किया जाता है, जो संबंध बनाए जाते हैं, वो सारे के लिए उस एक पल के लिए है जब इस तरह से काउंटिंग सेंटर के बाहर निकलना होता है। क्या बात है सर, कितना मुश्किल पड़ जाता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को, पब्लिक लाइफ को एक साथ मैनेज करना। जैसे आपसे इतने सारे लोगों से आप मिलते रहते हैं, तो सर कैसे मुश्किल होता होगा कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ चलना लेकर? ये पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं, ये जीवन में हिस्सा क्या है, परिवार है। तो वो खुशकिस्मती है हमारी कि परिवार का जो पूरी व्यवस्था है वो पिताजी माताजी अभी अच्छे ढंग से देखते हैं। और मैंने जो कि आपको पहले बताया कि उनको सरकारी नौकरी में थे, दोनों लोगों की पेंशन आती है। तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मुझे घर से और घर के किसी खर्च से कोई वास्ता नहीं, मुक्त हूँ। मुझे तो मैं होटल की तरह घर जाता हूँ, भोजन प्राप्त करता हूँ, सोता हूँ, सुबह उठ के चल देता हूँ। तो घर से मैं मुक्त हूँ, ये ईश्वरी कृपा है। पत्नी भी अच्छी मिल गई, तो बच्चों को जो पालन पोषण है, बच्चों का स्कूल है, पढ़ाई है, ये सारा उन्होंने मैनेज कर लिया। मैं इसको सौभाग्यशाली कहूँ कि दुर्भाग्यशाली कहूँ, अपने दोनों बच्चों के किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं पूरे जीवन में कभी स्कूल नहीं गया। अपने बच्चों के एडमिशन कराने में स्कूल नहीं गया। कुछ काम भाई ने संभाल लिया, कुछ पत्नी ने संभाल लिया, कुछ पिताजी माता ने संभाल लिया। कुल मिला के जो परिवार का सहयोग ऐसा मिल गया कि और किसी मुद्दे पर हमको चिंतित होने और इसकी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी। शुद्ध रूप से केवल हमने सामाजिक जीवन को ही जिया है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है। प्रायोरिटी, अगर प्रायोरिटी आती है कहीं, तो मैं अपने साथियों को सीख हमेशा देता हूँ कि परिवार फर्स्ट, बिजनेस सेकेंड, पॉलिटिक्स थर्ड। लेकिन मेरे लिए पॉलिटिक्स फर्स्ट, बाकी चीज़ें सेकंड और थर्ड नंबर पर हो सकती है। बिजनेस तो लास्ट प्रायोरिटी पर है, क्योंकि वो भाई देखता ही है, और कुछ कम ज़्यादा होगा, इज्जत कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिजनेस कम ज़्यादा हो सकता है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पॉलिटिक्स है, तो मैं इसके अलावा समझौता नहीं करता इससे। सर, एक एज में आके आपने पॉलिटिक्स को पकड़ा। सर, अगर अमिताभ वाजपेयी जी पॉलिटिशियन ना होते तो उनका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट था? मतलब क्या वो अमिताभ बच्चन भी हो सकते थे, या डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे कुछ हो सकते थे? पिताजी की तमन्ना तो डॉक्टर बनाने की थी, डॉक्टर बनाने की थी, जबरदस्ती। अगर उनका बस चलता तो बना ही दिया होता। वो तो किसी भी कीमत पर कैसे भी एडमिशन करा देना चाहते थे। वो मेरा कुछ ऐसा मुकद्दर कि 90 मैंने इंटर किया, तब वो मेरी एज 17 से कुछ कम थी, तो सिक्योरिटी एग्जाम मैं दे नहीं सकता था। 17 ईयर उस समय मार्क हुआ करता था एज का। 91 में मैंने दिया, अच्छी तैयारी से दिया, लेकिन वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, वो री एग्जामिनेशन हो गया। और जिस दिन री एग्जामिनेशन हो रहा था उस दिन मेरा पहला बैनर कॉलेज के बाहर लग चुका था इलेक्शन की तैयारी का। तो तब तक मेरा रास्ता बदल चुका था। और मेरे पिताजी ने बहुत एफर्ट किया कि कैसे भी हो मैं सरकारी नौकरी में चला जाऊं, और चाहे बैंक बाबू ही क्यों ना हो जाऊं।
यहाँ तक उन्होंने कहा, और इसके लिए मुझे बहुत प्रेरित भी किया, समझाया भी, डांटा भी और कभी तो मारा भी। लेकिन अब वो मन बन चुका था तो बन चुका था। माँ ने सामने सामने तो नहीं, पर पीठ पीछे सहयोग कर दिया। माँ ने सहयोग कर दिया तो काम चल निकला। इसी बात से प्रेरित होकर मेरे छोटे भाई ने तो सरकारी नौकरी अप्लाई करना शुरू कर दिया था, और उसका उस समय असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे हो गया था बीएसएफ में, और ही वॉज अबाउट टू ज्वाइन। लेकिन उसमें मैंने अपना, तब तक मैं स्टेब्लिश हो चुका थोड़ा बहुत, मैंने अपना वीटो लगा करके उसको रोक लिया। और उसका परिणाम, दोनों भाई एक साथ रहते हैं, एक बिजनेस देखता है, एक समाज देखता है, और अच्छे ढंग से परिवार चल रहा है। तो मुझे लगता है अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते तो हम शायद बैंक बाबू हो सकते थे, अगर पिताजी चल जाती तो, और यह अपने मन चलती हम साधु हो गए होते। क्योंकि मेरा जो जीवन है वो बहुत सादा है और उसी व्यवस्था का है, बस धार्मिक कम है, धार्मिक बढ़ जाता तो हम शायद साधु हो गए होते, हम किसी आश्रम में रह रहे होते और कोई काम हम शायद कर नहीं पाए होते। तो सर मतलब कभी कभी ऐसा भी लाइफ में होता है कि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो वो भी आपके अच्छे के लिए होता है, क्योंकि फिर अगर आप सरकारी नौकरी में होते तो आज जनता के इतने चहीते ना होते, कानपुर का इतना प्यार ना होता, इतना लोग आपको जानता नहीं। अब आपको एक बात अच्छा आपने छेड़ दिया, याद आ गई। फिर मैंने नौकरी भी करी है कुछ दिन प्राइवेट। ये सुन लीजिए आप लोग। जब मैंने बीएससी में था तब मैं राजनीति कर रहा था। मेरे फादर ने एक बार मुझको बहुत ज़्यादा डांटा और समझाया। ये पूछा, भाई परिवार में तुम्हारे बिजनेस तो होता नहीं, कोई बिजनेस करता नहीं, कोई पॉलिटिक्स करता नहीं, आखिर कैसे करोगे? तो बचपने का मन, मैंने कहा बिजनेस करूँगा और मैं ऐसे करूँ, तो कुछ अपने मैंने सच्चे झूठे आइडिया बताए। तो फिर मैंने उसी की उसमें लाइन जोड़ दिया कि मैं एमबीए करूँगा और एमबीए करके मैं बिजनेस सीखूंगा, जैसा उसमें बचपन जो उस समय सोच थी। और तो उन्होंने ठीक, कहाँ से करोगे? तो मैंने तो फॉर्म नहीं भरा। मेरे फादर को जो फॉर्म मिल गए लाकर उन्होंने जबरदस्ती भरवा दिए एमबीए के। तो उससे पता सिलेक्शन उसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हो गया एमबीए के। तो कुछ मन से कुछ बेमन से मैंने एमबीए किया। जहाँ एमबीए कर रहा तो वहाँ मैं सोशली बहुत एक्टिव रहा अपने डिपार्टमेंट में, वहाँ भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहा मैं। और उसके दौरान ही प्लेसमेंट में मुझे कानपुर में एक जॉब मिल गई, सुपर हाउस लेदर्स लिमिटेड, मैं नाम लेना चाहूँगा उनका। तो उसमें मुझे नौकरी मिल गई एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की। मैं मार्केटिंग में आ गया एक्सपोर्ट की, और मैंने लगभग 1 साल 11 महीने की सैलरी उठाई है, चूँकि 12 महीने की नहीं उठाई इसलिए लगभग 1 साल कहता हूँ। 1 साल मैंने वहाँ जॉब किया। लेकिन अपना जो फितूर था मेरे मन में, कुछ करूँगा, तो उसके तहत फिर आखिर में मुझे लगा मैं नौकरी करने में बना ही नहीं हूँ। मैं नौकरी भी जाता जरूर था सुबह टाइम से स्कूटर पे टिफिन टांग के, तो मुझे लगता था मैं इसके लिए तो बना ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ और करने के लिए बना हुआ हूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने नौकरी छोड़ दिया और धीरे धीरे कुछ व्यापार की तरफ बढ़े। एक पीसीओ खोला, कुछ दिन पीसीओ बैठा, फिर मुझे लगा ये भी कुछ मेरे मतलब का नहीं है। फिर मैंने छोटे और एफर्ट शुरू किए, खादी ग्राम उद्योग में गया, कुछ लोन लिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए, करके वो कभी हिट हो गया और काम चल निकला। तो ये है कि जो शुरुआत है वो मैंने वो सारे कार्य किए हैं। मतलब मैंने नौकरी करी है एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे, बहुत शुरुआती जो होता है मार्केटिंग का, और फिर पीसीओ पर बैठा हूँ। कहीं मन नहीं लगा? मन तो एक ही तरफ खींच रहा था, मन उधर ही खींच रहा था। वो सारी कायनात आपको मिलाने की कोशिश कर रही थी उससे, तो आखिर मिला ही दिया। और कायनात ने मिला ही दिया, उस तरफ ही बढ़ चले। सर आपके नजरिए से कानपुर को किस तरह के विकास की जरूरत है? जो मुख्य मुद्दे आपको लगते हैं कि कानपुर में विकास के लिए जरूरी है? कानपुर सबसे पुराना औद्योगिक शहर है और व्यापारिक भी हार्ट है। जब मैं छोटा तब से मैं सुनता आया कानपुर इज डाइंग सिटी, और मुझे बड़ा बुरा लगता था वाई इट इज डाइंग सिटी। और मेरे जो दोस्त नौकरी करने बाहर गए, कोई बॉम्बे गया, कोई पूना गया, कोई गुजरात गया, कोई विदेश चला गया, और मैं नहीं गया। मैंने अपने फादर से कहा कि आपने मकान बनाया और मैं किराए पर रहूँ, ये तो ठीक नहीं है, आपने बनाया मैं रहूँगा। तो मैं यहीं रहा। तो मुझे कानपुर प्रति प्रेम था। मैं डाइंग सिटी सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था। लेकिन मैंने देखा कानपुर के अंदर कुछ है जो इसको मरने नहीं देता। यहाँ कैसे भी आदमी जी सकता है, और कितने माइग्रेंट्स यहाँ रहते हैं, बाहर के लोग आते हैं और रोजी रोटी कमा के रह लेते हैं यहाँ पर। ये शहर सबको एडजस्ट करता है। यहाँ पे इतने साधन हैं रोजगार के, अगर कोई मेहनत करना चाहेगा तो भूखा नहीं सोएगा, ये व्यवस्था है इसका। लेकिन उसके जो डेवलपमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइज तरीके से, वो नहीं हुआ। हम लोगों को सरकार में मौका मिला तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी कोशिशें करी, टूरिस्ट प्लेस डेवलप करने की, एंटरटेनमेंट पॉइंट डेवलप करने की। ये शहर चल रहा है और अच्छे ढंग से चल रहा है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी शहर में है। तो हम लोग जब मौका मिलेगा तो हम इस शहर के बेटरमेंट के लिए पहले तो यही जो जाम कम करने का साधन कैसे होंगे, और पॉल्यूशन कम करने के साधन, और उसके बाद जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम करेंगे। अगर जो सरकार में जब मौका हमको 5 साल मिला, अखिलेश जी की जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी, जब नेताजी की गवर्नमेंट थी,
तो भी कुछ हम लोग थोड़ा बहुत ताकत में थे। तो बिठूर पे एक पुल बना हुआ है गंगा जी पर, वो तब बनवाया था हमने। नामा पेशवा पार्क बनवाया था, कुछ अच्छी रोडें बनवाई थी। जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट में मौका मिला 2015 में, हम लोगों ने कानपुर को रोस्टिंग फ्री जोन करा दिया था। बिजली 24 घंटे आने लगी थी। उसके पहले बिजली कानपुर में 12 घंटे आती थी। हम लोगों ने कानपुर को रोस्टिंग फ्री करा दिया, 24 घंटे बिजली आने लगी। तो एक चैप्टर हम लोगों ने पास किया। फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, लाइन लॉसेस रोकने के लिए हम लोगों ने अंडरग्राउंड वायरिंग का काम शुरू कराया। कई इलाकों में अंडरग्राउंड बिजली करा करके लाइन लॉसेस कम किए। अब केस को प्रॉफिट में चलने लग गया, तो एक चैप्टर हम लोगों ने ठीक किया। अब ट्रांसफार्मर बदलना या केस को बदलाई लाइन पड़ना तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं रह गया, क्योंकि हम लोगों ने उसको प्रॉफिट में कर लिया। सेकंड, ये जो मेट्रो है, मेट्रो का डीपीआर बना के हम ही लोग लाए थे, हम लोगों ने शिलान्यास कर दिया था। और हमारी सरकार रही होती 2 साल पहले मेट्रो दौड़ने लगी होती अब तक, कि हमने लखनऊ में 2 साल में दौड़ा दी थी मेट्रो। ये 4 साल में नहीं दौड़ा पाए, लेकिन इसका होता हम ही लोग शुरुआत करेंगे, इसको दौड़ाएंगे हम लोग अपनी सरकार में अगले साल। और इससे, क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है तो रोड पर दबाव कम होता है और जाम घटता है, इसलिए मेट्रो लाए थे। कुछ अच्छी एलिवेटेड रोड्स बनानी पड़ेंगी, कुछ मल्टी लेवल पार्किंग बनानी पड़ेंगी। जैसे हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई थी नवी मार्केट में, और नवी मार्केट का आप स्वरूप देखिए हमने क्या बनाया था। हम लोग कहाँ से आइडिया लाए थे, उसको कितना सुंदर बनाया था, उन्होंने फैमिली प्लेस बना दिया था, लेकिन ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए। आज उसी के अंदर फिर गाड़ियाँ पार्क करा रहे हैं। हमने तो पार्किंग बाहर उसको जोड़ना था, खाली पार्किंग को नई मार्केट से जोड़ना था, आइदर सबवे से और फुट ओवर ब्रिज से, नहीं जोड़ पाए लोग। फूलबाग का मैदान देखिए हमने कितना सुंदर हरा भरा बना दिया था, जिसमें धूल उड़ा करती थी। ग्रीन पार्क स्टेडियम हमने कितना ठीक किया था, 35 करोड़ रुपये लगाया था। इलाज के लिए हम लोगों ने हाईलाइट में आर्थो का वार्ड, सर्जरी का वार्ड, न्यूरो का वार्ड, जिसमें कोविड का इलाज चला, वो हम लोगों ने बनाया था इलाज के लिए। चिड़ियाघर में बाल्टेन चला दी थी हमने, ये नहीं चला पाए। हमारी चलती हुई बाल्टेन ये लोग रिपेयर नहीं करा पा रहे। हमने मोती झील का म्यूजिकल फाउंटेन, बाल उद्यान कितना खूबसूरत बना दिया था, ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमने गोविंदपुरी का पुल बना दिया था, ये इनके पुल तो अधूरे पड़े हुए हैं आज तक। तो ये लोग उस दिशा में काम नहीं कर रहे। हम रोड रैपिड ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से, ये ITMS हमारा लगाया हुआ है, जो लाल नीली बत्तियाँ जो रोड पर काम कर रही हैं, ये हमारा लगाया हुआ है। इसको स्मार्ट सिटी में गिनते हैं, पर ITMS तो हमने लगा दिया था, हमारी सरकार में लग गया था ये। तो ये तो हमारा लगाया हुआ। तो ऐसी चीज़ें हम ला रहे थे जिससे रोड ट्रांसपोर्ट ठीक हो, पॉल्यूशन कम हो और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़े, इसके लिए बिजली ठीक हो। अब कुछ काम आगे मौका मिलेगा तो ये लिमिटेड रोड बनाना चाहते हैं हम, परेड से लेकर के घंटाघर और घंटाघर से लेकर झगरगट्टी तक। कुछ बाजारों की स्थिति ठीक करना चाहते हैं, कुछ पानी की लाइनें अच्छी हो जाएं, कुछ सीवेज सिस्टम अच्छा हो, जलभराव नहीं हो शहर में। गंगा पर पूरा ये गंगा बराज का जो वो है घाट, अटल घाट, नाम अटल घाट से कंफ्यूज मत होना, उसके बाहर पत्थर लगा हुआ अखिलेश यादव जी का, ये बनवाया अखिलेश यादव जी ने, उसके बाहर आप पत्थर देख लेना। अटल जी के नाम पे रखा, हमें खुशी है, क्योंकि अटल जी हमारे पूजनी थे, पर वो बनाया हुआ अखिलेश जी का है वो घाट। तो हम अटल घाट से लेकर के जाजमऊ तक पूरी गंगा किनारे एक पैड़ी बना करके उसको बहुत सुंदर डेवलप करना चाहते हैं, ताकि गंगा जी के संरक्षण भी हो और कानपुर वासियों को अच्छा स्थान भी मिले। आज आप बैराज पे देखते हैं कितनी भीड़ होती है शाम को, लोग शुद्ध हवा के लिए आते हैं। हम वहाँ पर बोटेनिकल गार्डन बना रहे थे, अधूरा पड़ा है, हमारी सरकार जाने के बाद उसमें एक ईंट नहीं लगाई गई, जबकि बैराज से मंधना की रोड, मैनावती रोड को 4 लेन हम लोगों ने कर दिया था अपनी सरकार में। मैनावती सिंगल लेन होती थी, हमने डबल लेन करा, फिर हमको लगा नहीं अभी कम है, हमने 4 लेन कर दिया उसको, गंगा बैराज की रोड बना दी। पर वो हमारा बोटेनिकल गार्डन आज भी अधूरा पड़ा है, इन लोगों ने शुरू नहीं किया, एक ही पैसा नहीं लगाया। तो वो जो आपने कहा, इस डाइंग सिटी को जिंदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले रैपिड ट्रांसपोर्ट करें, स्पीड बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर दें और सुरक्षा का माहौल दें, तब वो रोजगार डेवलप होगा और शहर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। एक खूबसूरती हमारे शहर में ज़रूर है कि यहाँ आदमी 20 रुपये में भी भरपेट खाना खा सकता है, और चाहे 2000 रुपये खर्च कर ले एक आदमी, तब भी उसको ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ खाना खा सकता है। तो ये शहर बहुत एडजस्टेबिलिटी का शहर है, गरीब से गरीब आदमी यहाँ जी सकता है, अमीर से अमीर आदमी यहाँ जी सकता है। इसको गुंजाइश इस शहर की ज़्यादा है। पढ़ाई में हमारा शहर आगे है, कोचिंग हब्स हैं, कॉलेजेस हैं, हमारा शहर आगे है, इलाज में हमारा शहर ठीक है। जैसे आपने बात करी, मिलें बंद हो गई, काफ़ी लोगों का रोजगार जा चुका था। सर ऐसे ही कुछ सोसाइटीज़ खाली हो रही हैं आज के समय में, जैसे एलनगंज और कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो खाली हो रही हैं। तो सर इस पे आपका क्या कहना है कि वहाँ पे मतलब 2 साल हो गए, किसी तरह कोई काम नहीं हुआ है, ना कुछ आगे पास हुआ है, और काफ़ी जगह वहाँ पे खाली पड़ी और कई लोग बेघर हो गए हैं, तो वो लोग आज भी वहाँ आके रोते हैं। इस सरकार ने किसी बड़े पूंजीपति को, क्योंकि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसी बड़े पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए 10,000 परिवार खाली करा दिए, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी, और ये करते भी नहीं। अभी तो एक मकान आपने देखा, मैं 1 महीने तक लड़ा, कल मैंने उसको विधानसभा में क्वेश्चन उठा दिया है। पुली बाजार में एक बिल्डर ने मकान गिरा दिया, उनके लोगों को भी पुनर्वास नहीं कराया गया। ये सरकार बसाऊ सरकार नहीं है, ये उजाड़ू सरकार है। ये चट्टे उजाड़ देते हैं, ये घर उजाड़ देते हैं, ये दुकानें उजाड़ देते हैं, इनकी वैकल्पिक व्यवस्था किसी की भी नहीं करते हैं किसी कॉस्ट पर। ये पूंजीपतियों को मदद करने वाली सरकार है, उजाड़ू सरकार है।
लेकिन हम लोग जब आएंगे तो हम लोग ऐसे गरीब बेबस लोगों की व्यवस्था करने का काम करेंगे। सर, आज जैसे हमारा शो आपको एक सुपर पावर देता है कि आप एक बार किसी चीज को बदल सकते हैं शहर में, तो सर ऐसी क्या चीज होगी जो आप बदलना चाहेंगे? हम पूरे प्रदेश सरकार बदलना चाहेंगे। हमारा बस चले मार्ग बदल दे, जो किसानों की नहीं सुन रही, किसानों को आतंकवादी कह रही है, जो मुसलमानों को कहती पाकिस्तान चले जाओ, सिखों को कहती खालिस्तान चले जाओ, ईसाइयों को धर्मांतरण नाम पे मारती है, जो भाई भाई में झगड़ा पैदा कराती है, सरकार को तुरंत बदल देना चाहेंगे। और चाहे वो सरकार प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, चाहे हमारे नगर निगम की हो, ये लूट घसोट का अड्डा बनाए हुए हैं। हर चीज में लूट है, सबको पता है। नाला सफाई पे तो लूट होती है, नाला सफाई नहीं करते, उसके नाम पे पैसा लूट जाते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर तो लूट हो रही है, कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। और हम लोग सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री थे, अगर भाजपा के विधायक जाते थे तो उनके काम सुनते थे, उनकी मदद करते थे। महाराज जी कहने पर कितना काम कराया हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। अजय कपूर कांग्रेस के विधायक थे, कितना काम कराया उनके कहने पर। लेकिन आज हम लोग इनके मुख्यमंत्री से मिल भी नहीं सकते, और मिल भी जाएं तो वो कुछ देते नहीं हैं। जब अपने विधायकों को देते हैं, हमको क्या देंगे? तो इसलिए हम सबसे पहले अगर बदलना चाहेंगे तो हम इस सरकार को बदल के हटाना चाहेंगे। सर, अब हम कुछ शख्सियतों के नाम लेंगे और आपको बताना है कि आप इन्हें कैसे देखते, मतलब आपके मन में इनके लिए क्या विचार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, वो अतुलनीय है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर हम आप चल रहे हैं। अकेले रह करके किस प्रकार हिम्मत से सामना किया जाता है, करेज, जो उनकी पूरी आंदोलन के पीछे करेज था, वो अतुलनीय था। और जब हम लोग चलते हैं आंदोलन पे, अक्सर होता है कि लोग सहमत नहीं होते हमसे, तो उस समय उनकी ही याद आती है कि वो चले थे, आपको चलना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ में, अपनी स्पष्टवादिता के साथ में, नीतियों के साथ में, और अहिंसा के साथ में। तो सब तो अहिंसा का जो मार्ग दिखाया, जो आंदोलन का रास्ता दिखाया, हम लोग अभी तो कहते हैं गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, तो वो जो तरीका उन्होंने दिखा दिया, जो हिम्मत का रास्ता दिखाया, सत्य का रास्ता दिखाया, वो अतुलनीय है। इसकी कोई दूसरी किसी तुलना नहीं करी जा सकती। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, नया जोश, इनके तो नाम पर हम लोग आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो ईश्वरी कृपा उन पर है। उसने कितनी बार भी मिले हों, पिछले 20 साल में कितना मिले होंगे, नहीं जब मिलने जाते हैं ऐसा लगता है पहली बार मिल रहे हैं, और उसी प्रकार से उत्साह आ जाता है, उसी प्रकार से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब चैनल पर नहीं कहना ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन जैसे जो प्रेम का मिलन होता है ना, प्रेम प्रेमिका का मिलन होता है, जैसे जो उत्साह रहता है, उतना उत्साह उनके साथ आज भी महसूस होता है। तो वो भी युवा जोश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, झूठा, पहला शब्द मेरे मन में यही आता है। असत्य, झूठ, मिथ्या, मन की बात माने बेकार की बात, जिसमें कोई काम की बात नहीं होती, ऐसी बातें करते हैं। आज अब दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, एक मुख्यमंत्री वो बाल रखा नहीं रहे, अब वो कौन से एक ना हुआ मुख्यमंत्री पास लगा, उसी को भेज देते, गाड़ी मेंटेन हो जाती। मतलब एक जन बाल कटा नहीं रहे, एक जन बाल उगा नहीं रहे। तो इनके बारे में तो कोई अच्छे विचार मन में नहीं आते। इन्होंने देश को गलत रास्ते पे ले गए हैं, झगड़े के रास्ते पे ले गए हैं, नफरत के रास्ते पे ले गए हैं, और नौजवानों के अंदर निराशा पैदा करी है। तो ये असत्य का मार्ग है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, कई बार उनकी बातें ठीक होती हैं, उन्होंने कई बार इश्यूज अच्छे उठाए, उनका तरीका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है जो लोगों में अपील नहीं कर पाता, तो वो हम आपको अपने जैसा महसूस नहीं कर पाते, कुछ दिल से टच नहीं करता। जबकि बातें उनकी कभी, जैसे लैंड एक्विजिशन का मसला था, उन्होंने कितने चैलेंज उसको उठाया था, ये राइट टू एजुकेशन है, ये मनरेगा है, ऐसे कई इशूज हैं जो उन्होंने उठाए और देश में सफल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंटेशन ऐसा है जो हमारा अपने जैसा नहीं लगता, और उन्हीं की कमजोरी की वजह से आज नरेंद्र मोदी जैसे लोग आज देश की सत्ता पर राज कर रहे हैं। अगर वो मजबूती से खड़े हुए होते तो आज देश सत्ता झूठे लोगों के हाथ में नहीं होती। कानपुर के अमित चौरसिया जी, अमित चौरसिया अच्छे नौजवान हैं, इसलिए अच्छे नौजवान हैं क्योंकि इन्होंने हमारे जैसे बड़ी शख्सियत को मौका दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी शख्सियत हो जाएंगे, और ये अच्छे नौजवान हैं, इनको हमेशा ऐसे रास्ते बढ़ना चाहिए, हमारे ऐसे अच्छे लोगों को से इनको बात करनी चाहिए। ये मेरी शुभकामनाएं है अमित चौरसिया जी। अब हमारे साथ कानपुर के एक स्पेशल कॉलर जुड़े हैं, जिनका नाम है मंगूलाल कनपुरिया, जिनकी कई अनाउंसमेंट, कई फनी वीडियोस आपने देखे होंगे। तो मंगू भैया को कॉल लगाया जाए, वो विधायक जी से बात करना चाहते हैं। हेलो सर जी, चरण स्पर्श, हम मंगूलाल कनपुरिया बोल रहे हैं। मंगू भाई, सर जी जो है हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, हमारी जो दुल्हन है तो हमसे जो है बड़ा काम कराती है, हमसे सफाई अफाई कराती हैं, तो हम जो है आपसे बड़ा देख देख के सीख रहे हैं। तो जो है हम जो है एक दिन आंदोलन कर दिया घर में, हमने जो है बाल्टी छुपाओ आंदोलन कर दिया, काहे कि हमका सफाई ना करना पड़े। हम जाके वो बाल्टी और पोछा जो है अटरिया में धरी आए,
अब क्या हुआ, जब 1-2 दिन सफाई नहीं हुई तो हमारी दुल्हन का कहीं कि ये कुछ कलाकारी करी नहीं, तभी जो है बाल्टी और पोछा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या करा, हमका 3 दिन खाना ही नहीं दिया। अब हम सफाई भी ना किया तो हमका खाना होना नसीब हुआ। तो आप जो है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जो दुल्हन है उनका समझा दो कि उनके अमिताभ वाजपेयी जी, अमिताभ बच्चन जी सब हम ही हैं, इनका बता दो जरा सा। ये जो है हम फ़ोन स्पीकर में कर रहे हैं, आप बता दो इनका जरा। देखिए मंगू भाई, पहले तो आप समझ लीजिए कि जो बाहर काम किया जाता है आंदोलन का, वो घर में नहीं किया जाता है। घर की मालकिन ही सब कुछ है। ये नौ दुर्गा के 9 रूप हैं। अगर महाकाली का रूप धर लिया तो आपकी शामत आ जाएगी। इसलिए घर में कृपा करें कोई आंदोलन ना करें। जो धर्म पत्नी कहे उसको सहज स्वीकार करें। यही हम भी करते हैं और यही अमेरिका के राष्ट्रपति तक करते हैं। कोई भी उससे अलग नहीं है। इसलिए आप भी कृपा करके धर्म पत्नी की बात को माने। और सर जी, आपसे जो है एक आखिरी क्वेश्चन और था कि सर जी जो है हमका जो है इस बात की खबर है नहीं रहा है कि आन नगर विधानसभा में आर नगर नहीं आता है। ये तो बिल्कुल हम बिल्कुल सुना तो चौंक गए। हमका ये कैसी बात है कि शादी कर लो और दुल्हन घरे नहीं लाओ, ऐसे कैसे? मतलब ये सर जी हमका जो है ये राज समझ में नहीं आया, ये मतलब कैसे है ये ऐसा काम? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सुना है। इलेक्ट्रिसिटी में कोई सिटी नहीं होती। जैसे छिपकली है तो ना उसमें कली है ना कोई छिपी है। अब जैसे वो अंतिम यात्रा को फ्यूनरल कहते हैं तो उसमें फन तो है ही नहीं, लेकिन फ्यूनरल कहते हैं। तो ये उसी प्रकार का है, इसीलिए आरनगर में आरनगर नहीं है। ठीक है सर जी, अब हम जो है चलते हैं। आप लोग जो है अपना कार्यक्रम जो है जारी रखो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात कर ली। अमित भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, काहे कि उनकी वजह से आपसे हमारी बात हुई गई। ठीक है, अब हम चलते हैं। आप लोग जो अपना जारी रखो कार्यक्रम। ऑल द बेस्ट। हमारा क्या है ना कि हमारे बाल्टी पोछा रखा हुआ, अब हम जा रहे हैं सफाई करने। तो जो है नमस्कार, टाटा, बाय बाय। जी सर जी, जी सर, अब आप हमारे व्यूअर्स को एक शक्तिमान सलाह दीजिए। मतलब वो किसी भी तरह की हो, वो मोटिवेशनल हो, कोविड से रिलेटेड हो, यूथ को इंस्पिरेशन हो, आप किसी भी तरह की एक शक्तिमान सलाह दीजिए। देखिए, हम सब लोग पहले मन बड़ा करें। हम सब दूसरे को सुधारने के बजाय खुद सुधार करके समाज में क्या रोल हमारा होना चाहिए, परिवार में क्या रोल हमारा होना चाहिए, इस पर विचार करके अपने रोल को अदा करें, तो हम दूसरे को सलाह दे सकते हैं। तो मेरी सबसे यही सलाह है कि पहले अपना रोल हम लोग ठीक करें, अपने परिवार को अच्छे ढंग से पालें, आपस में एकता भाईचारा कायम करें, धर्म जाति क्षेत्र के आधार पर हम लोग ना बटें और समाज को लेकर के आगे चलें। इसमें जो सकारात्मक तरीके होते हैं, जो सकारात्मक सुझाव होते हैं, वो एक दूसरे को दें और नकारात्मकता का व्यवहार खत्म करें। ईश्वर पे हम लोग आस्था रखें और अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहें। और मैं इस मौके पर सभी को अच्छे स्वस्थ सुखी जीवन की शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो भाइयों बहनों, इसी के साथ विधायक जी के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ। जल्द ही मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई कहानी और कुछ चटपटे किस्सों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हमारे सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विधायक जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।